पेपर लाए आप लोग? लाइए, पहले पेपर का ही काम करें। इसमें तो हम पढ़ाते तो इसको क्या जरूरत ला रहे हो? और उसमें भी आईएएस है। हाँ, हिंदी दिखा नहीं उसमें। धनराज टाइम्स, ये नया नया पेपर आप कहां से लेकर आते? या तो दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान या पाकिस्तान, ये पेपर है। अब धनराज कहां से आ गया? राजस्थान पत्रिका, ये सब है। पेपर लाने जा रही है तो बैग वहां से मांग लीजिए, दे देगा लोग। नहीं दे रही है? बाप रे बाप, मतलब अभी से ही प्रतिद्वंदी की भाव रखी है आप। अरे मांग रही थी, दे देती तो क्या जाता आपका। वो तो कह रही है कि नहीं दे रही है। देखिए आज के पेपर में हम लोग अगर देखें, हाँ, कोई भी पेपर, आप लोग के पास कोई भी पेपर है, आप लोग उस पेपर की संपादिक, संपादक जो है ना, संपादीय संपादकीय, उसको आप नहीं, ये तो यार क्या ले, तो जो काम का है अपने पास क्यों रख लिए? गंवार, लाओ इधर। पेपर देकर हमको संपादकीय अपने पास रख लिया और हमको दे दिया राजनीति पढ़ने को। देश की वित्तीय राजधानी, देखिए हमें नहीं लगता कि दैनिक भास्कर आपको पढ़ना चाहिए। इसमें कहां संपादकीय है? कब का पेपर लेकर आए हो? देखें, देखें, 2000 पहला दैनिक भास्कर में तो रहता है। धैर्यम धैर्यम धैर्यम, हाँ। अब मिलेगा नहीं, आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या, उल्टा सीधा पेपर दे देंगे तो क्या होगा? पेज नंबर गायब है। कहां लिखा हुआ, पढ़ो तो जरा। हो गया? पेज नंबर इसमें दिखा रहा 3, ठीक है, पर पेपर वाले का पेपर बिक नहीं रहा क्या? एकदम छाप ही नहीं रहा कुछ। राजस्थान पत्रिका लाई हो? दो तो, हटाओ ये सब, बेकार पेपर हो गया ये सब। संयम संयम संयम। आज वाले में नहीं आया तो फिर वो लेके आना चाहिए था ना। कल का पेपर है, दैनिक जागरण है, दीजिए ना, तो फिर बैठे क्यों है? दीजिए, कोई बात नहीं, है दैनिक जागरण आपके पास? तो यार बैठे हो यहाँ पर, यार हद करते हो आप तो गुमशुदा हो यार। तो इधर, अरे इतना मेहनत कराओगे क्या? चपरासी समझ रखे हो यार? अरे अधिकारी को तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मान सम्मान रखो, बोलो कि जागरण है सर, जागे हुए हैं हम। हाँ इसमें है, जैसे देखिए, देखिए जैसे हम आप लोग को बताना चाहते थे कि अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं पेपर, जैसे जो साधारण चीज जो आप लोग समझ जाएं, उसको पहले हम आपको बता रहे हैं।
ये देखिए लिखा हुआ है कुछ, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। यानी बता रहा है कि कानून के दुरुपयोग की, अब बस इतना ही पढ़िए इसको, पेपर खत्म, लो जी। और जब दुरुपयोग की बात चल रही है कानून की, तो बस आप बैठ के 5-7 मिनट 10 मिनट तो सोचिए कि क्या दुरुपयोग कर सकता है कानून। सोचिए, पहले सोचा जाए, और उसके बाद कागज कलम लीजिए, और कागज कलम लेकर 100 से 150 शब्दों में जो आप समझ रहे हैं लिखना चालू कर दीजिए। जो आप समझ रहे हैं, अगड़म बगड़म अचड़ा कचड़ा महान, जो समझ रहे हैं आप लिख डालिए। और जब 150 शब्द लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि संपादकीय के जो दिया गया है आर्टिकल, उसको अब पढ़िए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे थे और वो क्या बताना चाह रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपका सोचा हुआ 10% भी उससे मैच कर जाएगा ना, आप बोलेंगे कि देखो हमारी सोच कुछ मैच कर रही है, आपको बहुत खुशी महसूस होगा। और जब आप संपादकीय पढ़ेंगे ना, तो संपादकीय पढ़ेंगे तो आंख बंद करके नहीं पढ़ेंगे, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको तरह तरह के क्या मिलेंगे, शब्दावली मिलेंगे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको लिख लिया कीजिए कहीं, और उन शब्दावलियों को जब भी उत्तर लिखें तो उसमें प्रयोग किया कीजिए। आपके आंसर को 4 चांद लगा देगा। किंतु यह बहुत ही कष्टदायक काम है, बहुत कष्ट का काम है। 2 दिन करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का हम अभ्यास करते हैं। और आज हमारी क्लास में चाहे बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, चाहे बच्चे 12वीं पास करके आए, चाहे फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ये लोग इस पेपर पढ़ने के आदी नहीं हैं, और इसीलिए आपको ये खराब लग रहा। आज अगर सभी से हम पूछें कि पेपर क्यों पढ़ रही हो, क्या जवाब होगा आपका? क्यों पढ़ रही हो? पेपर को क्यों पढ़ रही हो? न्यूज जानने के लिए ना। अंतर्जाल नहीं है आपके पास, मोबाइल नहीं है, उसमें भी जान सकती हो, टीवी में भी जान सकती हो। इसे क्यों पढ़ रही हो? देखो ये भी गलत जवाब है। क्यों पढ़ रहे हो पेपर बालक? फोटो देखने, पीछे जाकर बैठो। फोटो देखने के लिए पेपर पढ़ते हैं। अभी से हम लोग पेपर चालू किए हैं पढ़ने, तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि हमको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए पढ़ रही हो पेपर। 10वीं में पेपर पढ़ी थी, 12वीं में पढ़ी थी, नहीं ना? क्यों पढ़ रही हो? मकसद यही है आपका। किंतु उस मकसद से पेपर हम नहीं पढ़ रहे, उस मकसद से हम पेपर नहीं पढ़ रहे। बोल ही रहे हैं, अच्छा बच्चा सच्चा, बोल ही रहे हैं कि सर फोटो देखने के लिए। अरे ये दिमाग लगाओ बालक कि हम पेपर देखें और ऐसा देखें कि आने वाले समय में मेरा फोटो दिखे उसमें। जीते जी, ठीक है। बहुत तरह की बातें आ जाती हैं दिमाग में, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इस ला इधर, मतलब पकड़ो, चपरासी समझ रखे हो कि गिरा दिए उठा के हम अधिकारी को दें। देखो ये इतने फोटो लगे हुए इस पेपर में, ये लोग भी एक समय होगा जब पेपर पढ़ रहे होंगे, और जिन लोगों ने इस मकसद से पेपर पढ़ा है कि मेरा भी यहां छपना चाहिए, देखिए उनका छपा हुआ है। ये मकसद पेपर है, सबके पास पेपर है, ठीक है। किंतु आप देखिए पेपर आप लोग पढ़ते क्या, जैसे कैसे कह रहे हैं कि सर हम पूरा छवि देखते हैं, भरे उसके अंदर मटेरियल क्या है वो नहीं, छवि इज वेरी गुड, ठीक है। दिख गया आपका हेड और लाइन भी दिख रहा है।
ठीक है, किंतु हम पेपर पढ़ेंगे, हम उस चीज को पढ़ेंगे जिसमें राजनीतिक न्यूज होंगे, उसको छोड़ देंगे। जो राजनेता कहने जा रहे हैं, जो राजनीतिज्ञों द्वारा कहा गया है, उस पेज को ही नहीं पढ़ेंगे। जो विशेषज्ञों द्वारा कहा गया है उसको पढ़ेंगे। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया है उसको पढ़ेंगे, और संपादकीय पढ़ेंगे, जिससे हमारा दिमाग और हमारा विवेक जो है, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तब जाके आप लोग एग्जाम के लायक और इस परीक्षा को पाने के लिए, परीक्षा को निकालने के लिए आप लोग लगेगा कि अब हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो अभी देखो ना, अभी 2-4 सवाल पूछ देंगे, पसीने छूट जाएंगे। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? बोलो तो, कोई जवाब है आपके पास? क्योंकि इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। ये सोच रहे हैं कि जब हम तैयारी उस वक्त करेंगे ना, पीटी मेंस देंगे, तब हम प्रिपेयर करेंगे। एक दिन में रोम जो था ना, एक दिन में नहीं बना था, उसको भी बनाने में कई साल और सदी लगी थी। तैयारी वही चीज है। तैयारी हम लोग को करना चाहिए लास्ट चरण तक के लिए, प्रथम के लिए नहीं। इसी जो लड़का प्रथम की तैयारी करता है वो प्रथम भी नहीं निकाल सकता, जो लास्ट की तैयारी करता है वो लड़का लास्ट तक जाता है। बता दे रहे हैं। क्यों तैयारी कर रहे हो आईएएस की, बताओ बालक? हर 3 बच्चे के बाद एक बच्चे से पूछा जाता है कि तुम लोक सेवक क्यों बनना चाहते हो, आईएएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हो? क्या जवाब होगा आपका? है? अभी सोचे नहीं, मतलब खेलते खेलते यहां आ गए इसको भी खेलने के लिए। क्यों बनना चाहते हो बालक? है? पाउडर लेने के लिए? पावर लेने के लिए? बताइए तो, पावर लेने के लिए आईएएस बनना चाहते हैं तो पावर लेने के लिए यार प्रधानमंत्री के लिए फाइट करो ना, राष्ट्रपति के लिए फाइट करो, उसमें ज्यादा पाउडर है। क्यों बनना चाहते हो आईएएस? तो प्रशासनिक सेवा तो आप क्लर्क भी बन के कर सकते हो, प्रशासनिक सेवा आप आरएस अधिकारी बन के भी कर सकते हो। आईएएस में ऐसा क्या है कि उसके लिए हित जान दिए हो? क्यों बनना चाहती हो? मुबारक हो, अब नया शब्द आया, देश की सेवा। मतलब इससे पहले जो अधिकारी बैठे हैं वो अपना सेवा कर रहे हैं, देश के, यही जाएंगी तो देश की सेवा करेंगे। क्यों करना चाहती हो? क्या इसे क्या समझे हम? क्यों करना चाहती हो? अच्छा, घर में किसी ने किया नहीं तो हम सीधा प्रशासनिक सेवा करेंगे? अरे पहले प्यून, चपरासी, क्लर्क वगैरह निकालो, अपने हिम्मत को बढ़ाओ, तब जाके इसको देखो। हाँ जी, क्यों करना चाहती हो? ज्यादा छुट्टी नहीं चाहिए? अच्छा, इससे ज्यादा छोटी जॉब आपको चाहिए नहीं? हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं तो कर ही नहीं सकते। हाँ, क्यों करना चाहती हो? देख लो स्थिति क्या, क्यों करना चाहती हो? क्या नाम है आपका? कीर्ति। आपके कीर्ति विचारों से, ठीक है, नहीं नहीं, बोलकर भी कुछ नहीं कर सकिएगा, जाकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ? देखो 1947। जब गलती यही कर रही है तो आगे क्या करेगी ये आप बताओ इसको। 15 अगस्त मेरे लिए छोड़ी थी? संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को। ठीक, कोई बात नहीं, हम बात आपकी समझते हैं। 26 नवंबर 1950 से लेकर, ठीक है, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, उम्र है ऐसा होगा। आज कितना तारीख है? 21 जून 2023 तक जितने प्रशासक गए हैं, क्या वो गरीबी के लिए काम नहीं कर रहे हैं?
फिर भी हमारे देश में विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी है, 40 करोड़ लोग तो गरीबी में हैं। तो आप ऐसा क्या कीजिएगा कि 40 करोड़ को सीधा उबार दीजिएगा और अपने नीचे आ जाइएगा? मतलब इससे पहले जो प्रशासक है वो सब खत्म है, वो सब काम ही नहीं कर रहा है। क्यों जा रही हो? आदमी बनने के लिए? तो अभी क्या जानवर है हम? क्या बोलने के लिए? अच्छा, आत्मनिर्भर बनोगी प्रशासनिक सेवा लेकर ही? अरे और भी सेवा से आत्मनिर्भर बन सकती हो। हाँ, क्यों बनना चाहती हो? देश की सेवा करने के लिए कहो, अपना सेवा करने के लिए। देश का तो कर ही दिए, क्यों? अच्छा, अभी तक आपको पता नहीं किया, बस खाली बैठ गए हैं क्लास में, वाह। हाँ, कविता क्यों बनना चाहती हो? क्यों बनना चाहती हो? वहां से टाइप कर रही हो। हाँ बताओ, क्यों बनना चाहती हो? हाँ, कौन परिवेश? अच्छा, ग्रामीण परिवेश, हाँ बहुत सही है। आपको एक राय सलाह दें, आप एनजीओ खोल लीजिए। बेस? अच्छा, बेस एकदम खत्म है, मतलब आप ये चाहती हैं कि वहां जाएं, वहां से कुछ बेस निकालें और फिर कुछ खोलें। हम समझ रहे हैं, तो हम बेस तो आर्थिक स्थिति से ही होगा, तो वहां से जाके कुछ बेस निकालिएगा। हाँ जी, क्यों बनना चाहते हैं? पहली क्लास है आपकी? डेमो है? मतलब परमानेंट है? तो इतने दिन कहाँ थे? हाँ, हाथ उठा लो, क्यों बनना चाहते? ये देखिए, हाँ मिस्टर कृष्णा, क्यों बनना चाहते हो? अभी तो ये हमारे, देखिए अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना जानिए कि आप ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं, आपने कभी मूल्यांकन नहीं किया अपने आप को भी। पीछे जाकर बैठो, तब तक कंडक्टर का तब सब, जब तक सबसे टिकट लेने आओगे तो मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। जाओ, यहाँ कंडक्टर बना रहे हैं और यहाँ टिक टिक किए जा रहे फर्स्ट बेंच पर। हद हो गया यार। तो आप देखिए, आप लोग केवल तैयारी करने आए हैं, सही मायने में आप लोग तैयारी करने आए हैं। केवल आप लोग ये नहीं जाने हैं कि तैयारी का मूल उद्देश्य क्या है, कैसे तैयारी की जाती है। आपकी कोई रणनीति नहीं है, जो जैसा बताया वैसा चल दिए। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आप लोग। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होना चाहिए, पढ़ने का, सोने का, उठने का, बैठने का, चलने का। वो हम नहीं सिखा सकते हैं। अगर आज हम टॉप करेंगे ना, तो वो हम आपके तरीके से नहीं करेंगे। सुनेंगे आपका जरूर, किंतु तरीका मेरा होगा। आप लोग सुनते भी हैं और चाहते हैं कि उसको मूल्यांकन भी कर दें, उसको सॉरी मूल्यांकन नहीं, उसको क्रियान्वित भी कर दें अपने ऊपर। अरे कैसे पॉसिबल है कि इसका टी शर्ट मेरे में हो जाएगा, मेरा टी शर्ट इसके में नहीं होगा? ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच और पकड़ होती है किसी भी विषय में। कैसे हम कहेंगे कि हम जो बता रहे हैं वही आप उसको ग्रहण कीजिए और उसी से आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो नहीं है। हम बताएंगे जरूर, हमारा कर्तव्य है बताना, आपको मार्गदर्शी है, मार्ग बताएंगे आपको, किंतु उस मार्ग पे चलने का तरीका आप ढूंढिएगा। अर्जुन बहुत बड़ा, महाभारत आप लोग देखे होंगे, सुने हैं ना महाभारत? सुने हो ना जी? तो महाभारत में पांडव जीत गए कौरवों को मारकर। तो इसलिए जीत गए कि अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था इसलिए जीत गए? नहीं, उसका जो मेंटर था, जो उसको सलाह देता था, वो उसको उस पथ पे ले गया। यानी भगवान कृष्ण उस अर्जुन के सलाहकार थे, पांडवों के सलाहकार थे।
उनके मार्गदर्शी में उसने इतिहास कायम कर दिया। हम मार्गदर्शी कर सकते हैं आपको। तीर कैसे लगा के चलाना ये हम नहीं, ये आप खुद समझेंगे कि कैसे लगा के चलाएंगे। हम बता सकते हैं कि इस तीर का प्रयोग करो तो ये मरेगा। अब वो कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, कहां से आएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये हमारी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजों से सीखा भी करें आप लोग। महाभारत पांडवों ने कभी जिंदगी में नहीं जीता और न जीत सकते थे। वो जीते इसलिए क्योंकि उनके जो मार्गदर्शी थे वो साक्षात भगवान खुद थे, और उसको पता चल गया। जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में गीता का श्लोक दिया गया है और भगवान ने अपने प्रकंड रूप को दिखाया और उसमें बोला है अर्जुन को कि तू ही जीतेगा, तू लड़ तो सही। और जब वो रूप को खत्म किए तो ये जो बातें कही थी अर्जुन को, वो सारी बातें उन्होंने वापस भी ले लिया, क्योंकि अगर वो बातें जान जाएगा कि हाँ ये होना है तो फिर वो तो करेगा ही नहीं। जब आपको पता है कि बगैर खाए आपको खाना मिला, आप क्यों इतना मेहनत कीजिएगा। तो वो सारी बातें छीन ली गई। आध्यात्मिक जो ज्ञान दिया गया था वापस दे दिया और कहा गया कि अब तुम मनुष्य है, लड़ो। देखिए हर जगह मार्गदर्शी दिखाया गया। संस्था कभी किसी को आईएएस आरएस नहीं बनाती। संस्था केवल मार्गदर्शी का काम करती है। हां, बन जाएंगे ना तो आपका फोटो जरूर छाप लेगी कि आपके नाम पे 2-4-10 आ जाए, इतना जान जाइए। इसके अलावा संस्था का कोई रूल नहीं। मार्गदर्शी का काम कराया जाता है। पर आप लोग देख लीजिए, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है जितेंद्र, बहुत समय है आप लोगों के पास। आप लोग के पास पर्याप्त समय है इस महाभारत को जीतने के लिए। और यह बात सत्य है कि हर टीचर एक जैसा नहीं पढ़ाएगा। ये आप लोग को देखना है कि आप कितना सीख रहे हैं, क्योंकि आपको परीक्षा देना। हम जितना बता दे रहे हैं ना आप लोग को, देखिएगा कौन कितना आपको बता रहा है। आपके नीचे फुट से लेके हेड तक बता रहे हैं कि आप में क्या गलती है। कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको इससे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा कुछ। किंतु हम भी आपके जगह पे बैठे थे एक समय, और हमारे टीचर ने इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया जो हम आपके साथ कर रहे हैं। अगर किया होता तो शायद हम कहीं ना कहीं सेटल हो गए होते। बता रहे हैं आपको। बात करने का समय नहीं, क्लास में आए, क्लास लेके चले गए, प्रश्न पूछे, प्रश्न का जवाब नहीं, उत्तर लिख के दिए, उत्तर का जवाब नहीं, तो मनोबल भी गिर जाता है। किंतु आप लोगों के पास अथाह चीजें हैं। अभी भी समय है, तैयारी करें। निसंदेह आप अच्छा करेंगे, किंतु तैयारी की तरह होना चाहिए। और यह बात सत्य है। देखिए आज हमने कल आप लोगों को से कहा था कि आप लोगों को हिंदी पेपर लाना है। हमारी क्लास में लगभग बच्चे लेकर आए हैं। तो इंग्लिश वाले से हिंदी वाले बहुत सिंसियर हैं। आप लोग बहुत सिंसियर हैं। हम यही चीज इंग्लिश वाले को भी बोले थे। केवल 4 लड़का लेके आया था 50-60 बच्चों में। मैंने बताया ही नहीं, मतलब नहीं बताएंगे। वहां ज्ञान दिया जाए जहां ज्ञान का महत्व किया जाए। करते हो बच्चे? तो आप लोग निसंदेह आप लोग मेहनत कीजिए और आप लोग इस प्रथा पे चलिएगा ना, तो हम बता रहे। देखिए पॉसिबल नहीं है कि हर टीचर आप आंसर लिख के दे तो आपको बताए कि तुम्हारी गलती क्या है। नहीं बताएगा। हम आपको बता रहे तरीका कि हमारी जरूरत ना पड़े। आप कोई भी प्रश्न लिखे, आप खुद मूल्यांकन कर लेंगे कि हमने क्या लिखा है। और यह तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है जो मैंने बताया। केवल हेडलाइन पढ़िए, लिखना चालू कीजिए 150 शब्दों में। 150 मैंने इसलिए किया क्योंकि आरएस में 100 शब्द ही आते हैं। वहां 150 लिखोगे तो वहां 100 लिख पाओगे। और जब आप लिखोगे 150 शब्दों में ना, तो आप उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आया कि आप क्या भूल किए। किंतु उसको सकारात्मक लेने की जरूरत है, नकारात्मक नहीं कि मेरे से नहीं होगा। बट जब हम पढ़ रहे हैं तब उल्टा ही सोच ले रहे हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे।
एक समय आएगा जब आपका विचार उस संपादकीय विचार से एकदम समतुल्य हो जाएगा, यानी 70% मैच कर जाएगा। तब आप समझ जाइएगा कि अब आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए कोई नहीं रोकेगा। किंतु क्या बोल रही हो? किंतु उसके लिए संघर्ष करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं कि 1 महीना करोगे आप लोग ना, संपादकीय लगभग वैसे ही आता है, एक ही जैसा आता है। आपके नॉलेज बहुत डेवलप्ड होंगे। अगर वो नहीं करना है तो मोबाइल तो सबके पास है, बड़ा छोटा नाटा मोटा जो भी है, एंड्रॉइड है चाहे कीपैड वाला, रेडियो सब में होगा। एवरी सैटरडे संडे 9:30 या 8:30 बजे विविध भारती पे राज्यसभा चैनल चलता है। उसमें ज्वलित मुद्दों का विचार किया जाता है, विवेचना की जाती है। सुनिए उसको, देखिए आपके विचार कितने अच्छे और आंसर लिखने में कितना आपको लगेगा कि हां इन सब का प्रयोग करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप ये सब क्या बता रहा हूं, तो समझ में ही नहीं आया था, ये सब भी होता है। किंतु जहां उसको आप रूटीन में डाल लेंगे ना, आप इतना परिपक्व आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि पूछिए मत। और अगर नहीं होता आपका कहीं, तो कहीं ना कहीं पक्का सेटल कर जाएंगे आप लोग, क्योंकि तैयारी दिल से की जाती है। इसीलिए आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, आप लोग बहुत खुशनसीब है, खासकर मेरी क्लास के लिए। भले हमको कुछ आए या नहीं आए, किंतु आप लोगों से इंटरैक्ट करते रहते हैं, एक एक व्यक्ति से कम देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि वो क्या समझा। किंतु जहां 600 और 1200 का बच्चा बैठेगा, वहां कोई नहीं पूछेगा आपसे। वो क्लास लेगा और चले जाएगा, लाख ही टीचर बहुत अच्छा क्यों ना हो। जब इतनी छोटी क्लास में बच्चों को नहीं समझ में, 2-4 बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो आप सोचिए 600 के बच्चों में क्या स्थिति होगी। मैं वहां पढ़ाता हूं तो मैं जान रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है कि हम उनको जाके बताएं। दूसरी क्लास में जाना है हमको, 15 मिनट का समय है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, तो अभी से ही प्रयास करना चालू कर दे आप लोग। आई बात समझ में बालक? 12वीं में हो कि अभी हो? फिर पास होगा, अच्छा। तो एडमिशन ले लिए? कहां लिए हो? सम्यक में? हाँ तो समझाया करो कृष्णा यार, अब बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा तो मार्गदर्शी बताया करो। सम्यक आपको डिग्री देगी, हम आपके भविष्य, वो भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं, बड़ा आप टाइप कर रही थी कल, आप ही थी? हाँ, अच्छा, एम इन पॉलिटिकल साइंस। तो ये अच्छी बात है कि आप टाइप कर रही थी, और आपके टाइप से हमको तो नहीं पता था कि आप कर रही थी, किंतु इन लोगों का कहना था कि सर आप ही हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कर रहे थे, जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ, तो हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए जब हम विशेषता की बात करते हैं, तो विशेषता 2 चरणों में बांट दिया गया है। ठीक है, कैसे चरण? तो जब हम विशेषता की बात करते हैं, तो पहला चरण हमारे पास आता है संघात्मक। अब देखिए जब हम संघात्मक की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत एक फेडरल स्टेट है? इसको फेडरेशन कहते हैं, ठीक है, फेडरलिज्म। ठीक है, आपको प्रश्न अगर आ गया आपके पास कि भारत एक संघात्मक देश है, स्पष्ट कीजिए। जबकि है नहीं,
या प्रश्न कह दे कि भारत संघात्मक देश नहीं है। याद रखिएगा कि जब भी आप अपने प्रश्न में उत्तर लिखें ना, तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये कॉलेज का नहीं दे रहे हैं एग्जाम, ये प्लस 2 का नहीं दे रहे हैं एग्जाम, और ना ही आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, आप करियर का एग्जाम दे रहे हैं। तो आप लोग कोई भी चीज अगर कोई खराब पूछ रहा है ना, तो उसको बताना नहीं कि हां खराब है, उसको बताना है कि जैसे भ्रष्टाचार जो है एक खराब बीमारी है। या प्रश्न पूछ दे कि भारतीय प्रशासक भ्रष्ट हैं, या भारतीय प्रशासनिक सेवा, या भारतीय अधिकारी, या भारतीय नेता भ्रष्ट हैं। आपको नहीं पूछेगा, वो ये जरूर पूछेगा कि भारत की राजनीति भ्रष्टाचार से पीड़ित है। क्या बोलोगे आप? बोलो, क्या बोलोगे? लग रहा है ना कि पीड़ित है? लग रहा है ना? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। जिस दिन बोल दोगे उस दिन आपका चैप्टर क्लोज्ड। क्या बोलोगे? अगर मान लो कविता पूछा कि भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार से पीड़ित है, क्या बोलोगी आप? देखो, उत्तर नहीं आया ना। इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोग मूल्यांकन नहीं किए। हमें इस बात का खेद है। क्या कहोगी? सर तो वहां बोल दी, उसके आगे? बताइए तो, एक आध नेता का नाम बताइए जो भ्रष्ट नहीं है। हो गया? गहलोत जी का नाम लीजिएगा। बाप रे, जोधपुर में अगर जाइएगा ना गहलोत जी को, तो आप देखिए कि लगभग सारी संपत्ति उन्हीं की और वसुंधरा राजे की है। और राजस्थान का इतिहास है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जोधपुर से ही दिख रहे हैं। मानते हैं ना जी? तो अब बताइए इस आंसर को कैसे लिखेगा? तो ये तभी लिख पाएंगे जब आप, तो आपको आंसर ऐसे देना चाहिए कि निसंदेह भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई देश बच नहीं पाया है। तो भारत कैसे बचेगा? जब कोई नहीं बच पाया तो भारत कहां से बचेगा? और विश्व का कोई भी देश, अगर हम पारदर्शिता, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारदर्शिता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उसमें सर्वप्रथम डेनमार्क का नाम है। इसका मतलब यह कतई भी नहीं है कि डेनमार्क जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी है, उसके यहां भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार की मात्रा अन्य देशों से कम है उसमें। इसीलिए भ्रष्टाचार अपरिहार्य है, यानी होना तय है। किंतु भारत में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारे संसद द्वारा तरह तरह के तंत्र लाए गए हैं। लोकपाल, लोकायुक्त, न्यायपालिका, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आने वाले समय में यह भी दूर हो जाएगा। देखिए, तो हमने भी सपोर्ट किया, किंतु उसका उपचार देखिए कैसे बताया मैंने। ऐसे ऐसे चीजों को इस तरह से मूल्यांकन करेंगे तब जाके आप एक प्रशासक का आंसर जो बच्चा मेंस लिखा है ना, उससे जरा बात करो, आपको दुख होगा कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। हम जब आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए थे ना, तो हमारे सेकेंड फ्लोर पे एक बच्चा था जो 3 साल से तैयारी कर रहा था। हम लोक प्रशासन, मेरा वैकल्पिक विषय था, हम लोक प्रशासन कोचिंग कर लिए, 3 महीना हो गया, एक अटेम्प्ट दे दिए, तब भी हम प्रश्न पढ़ के ये नहीं सोच पाते थे कि उसका आंसर क्या होगा। और उसके पास जाते ना तो तुरंत तो बता देता कि इसका आंसर ये होगा। हम बड़ा परेशान रहते। तब हम अपने सर से पूछे कि ये क्या बात है सर, इतना पढ़ने के बाद भी ये हाल है मेरा। तब वो बताया कि तुम्हारी मूल्यांकन करने की क्षमता खत्म है, उसको डेवलप करो। क्योंकि प्रश्न जो है वो आपके पाठ्यक्रम से नहीं आएंगे, प्रश्न मूल्यांकन होते हैं। यानी
वो विश्व को ध्यान में रखकर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखकर प्रश्न बनाए जाते हैं, किंतु विचार जो होता है वो पुस्तक से होता है। तो वो विचार तभी आएंगे जब आप मूल्यांकन कर पाएंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत एक संघात्मक राष्ट्र नहीं है, क्या लिखोगी? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। जी, यानी ये भी हम नहीं कह सकते भारत एक संघात्मक राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए जब हम संघात्मक की बात करेंगे तो हम ये जरूर कहेंगे कि संघात्मक, भारत के संविधान में संघात्मक चरित्र दिखता है। चरित्र दिखता है, चरित्र मतलब कैरेक्टर, और वो चरित्र कुछ नहीं है, उसकी विशेषता है। कैसा चरित्र दिखता है भारतीय संविधान का? तो भारतीय संविधान का सर्वप्रथम चरित्र दिखता है लिखित संविधान। कल ही बताए थे ना। लिखित संविधान से क्या तात्पर्य है? लिखित संविधान का मतलब होता है कि हमारे संविधान में प्रत्येक भाग, प्रत्येक अनुच्छेद का सुव्यवस्थित वर्णन है, जिसका उल्लंघन केंद्र, राज्य या कोई भी संगठन नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास है संविधान की जी सर्वोच्चता। कैसे संविधान की सर्वोच्च? देखिए बहुत साधारण, इसके लिए हम पढ़ना नहीं पड़ता है हम लोग को। संविधान की सर्वोच्चता क्यों है? क्योंकि संविधान को बनाने वाला कौन है? जनता जनार्दन। तो संविधान, जनता सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च हो गया। भाई किसने बनाया? अभी तो आपको बताया ना, संविधान के निर्माण में बताया किसने बनाया संविधान? हम लोग ने मिलकर बनाया ना। अरे हम लोग का मतलब हो गया हमारे प्रतिनिधि बनाए हैं, संविधान सभा के माध्यम से बनाए ना जितेंद्र, अरे जीतू बनाए ना। तो हम लोग सर्वोच्च है। तो जब हम सर्वोच्च है तो हमारा संविधान भी सर्वोच्च है, यानी संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जिस दिन आप उल्लंघन करेंगे आपको दंडनीय सजा दी जाएगी। उसके बाद जब हम तीसरी बात कहेंगे तो कठोर संशोधन। कठोर संशोधन नहीं, संघात्मक की बात करेंगे तो कठोर यूज करेंगे, एकात्मक की बात करेंगे तो दोनों यूज करेंगे। देखिए चीजों को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे। कठोर का मतलब हो गया कि अभी तक हमारे संविधान में केवल 3 बार ही संशोधन किए जा चुके हैं आजादी के बाद, पंचायती राज, नगर निगम और वस्तु और कर सेवा, जीएसटी। हाँ बोलिए। इसके बाद जो संशोधन है वो लचीला है। तो हमको तो एकात्मक के बारे में बात ही नहीं करना है, हमको तो अभी यह बताना है कि चरित्र किस तरह से हमारा क्या है, संघात्मक है। हम चरित्र की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाथ उठा के रखें, बोलिए। लक्ष्य। तो लक्ष्य समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, यानी या ये लिखो न्यायालय की स्वतंत्रता, यानी न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे वो किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं दिए जाएंगे। और उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो केशवानंद बनाम केरल राज्य में हमारे न्यायालय ने संविधान को बचाने के लिए मूल ढांचे की बात की है। यह है संविधान, किसकी स्वतंत्रता? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह संघात्मक चरित्र है। न्यायपालिका का प्राधिकार,
यानी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी अगर न्यायपालिका जो निर्णय दे दी वो केंद्र और राज्य को मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे आप जाएंगे जेल। इसीलिए न्यायपालिका को कहा जाता है संविधान का रक्षक। क्या कहा जाता है? भक्षक नहीं, रक्षक। मतलब उसको भी ट्रांसलेट कर दिए इतनी जल्दी में। अच्छा, तो आप देखिए, इन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक चरित्र रखते हुए भी, संघात्मक चरित्र रहते हुए भी, रखते हुए भी पूर्ण संघात्मक नहीं कहा जा सकता जैसे अमेरिका को कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर और भी है, जैसे शक्तियों का, जी, शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बटा है ना, शक्ति मतलब विभाजन किया गया। और केंद्र केंद्र में अपना काम करेगा, राज्य राज्य विषय में काम करेगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं केंद्र के बारे में, राज्य के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में, तो इसके अंदर 97, 97, फिर कितना था, कब 100 हो गए? नहीं कोई बात नहीं, कब 100 हुए? कहां पड़ी थी 100? हमको बता, हम ही थोड़ा संशोधन करने में बहुत तेज है। 100 थे, किंतु कर और वस्तु सेवा आने से 3 घट गए। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? हाँ बोलो, पॉल साइंस 54। कितने हैं मिस्टर बालक कृष्णा? जी जी जी, वेरी गुड। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आजादी के पहले वाला ही आप बताइए कि आजादी के बाद की पूछ रहे हैं हम आपसे? कितने बालक? आजादी से पहले वाला सब बोले जा रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आजाद हो गया भारत, अब आजाद भारत का आजाद संविधान पढ़ा रहे हैं। उससे उस वक्त हम लोग पराधीन थे, अंग्रेजों के अंदर थे। 66 था, किंतु 44वें संशोधन, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में 5 विषयों को यहां से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये 5 विषय, पहले यहां 47 थे, ये 5 आके ये 52 कर दिए। प्रश्न पूछता है 5 कौन कौन से विषय यहां से स्थानांतरित किए गए, यहां लाए गए? तो जब 5 यहां से यहां स्थानांतरित कर दिए तो ये कितना हो गया? वाह, ये देख लो, इसका तो मैथ तो आपका सही में खत्म है। हाँ वेरी गुड। सिक्सटी वन जी, 61 ही सुनाई दिया था हमें भी, ठीक है। और उसके बाद ये भी सुनाई दिया कि वो क्या बोली आपको, ठीक है। यहां बैठी हो कानपुर में, मेरा कानपुर एकदम ठीक रहता है। तो ये 5 विषय कौन कौन से थे? अब बताओ, कुछ आइडिया? प्रश्न यही पूछता है और हम इसको छोड़ देते हैं। 5 विषय कौन कौन से थे जो राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में जोड़ा गया? पहला शिक्षा, वेरी गुड, वन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरी। तीसरा, बोलो पॉल साइंस, एमए कर लियो फिर भी दिक्कत हो रहा है। ये सब चीज नहीं पढ़ाया गया वहां, दिक्कत यही है। जिस दिन आपको, कब आपने सोचा कि हमको इसकी तैयारी करनी है एमएमए की ग्रेजुएशन में? तब तो आपको सिंसियरली पढ़ना चाहिए था, तब आप लेट कर दी। अगर सिंसियरली पढ़ी होती ना तो शायद बहुत कुछ हो गया होता। उसके बाद देखो, बात तो सही है, नॉर्मली लोग 60 साल में सठियाते हैं, अभी मत सठियाओ। साइड
शिक्षा, वन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्वास्थ्य, हेल्थ हम लोग का खराब रहता है तो उसके लिए समवर्ती सूची। उसके बाद वेट एंड मेजर, यानी माप करने की जो आपके पास है ना। और तीसरा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक प्रक्रिया। ये 5 चीजों को यहां से हटाकर समवर्ती सूची में देकर कितना कर दिया गया समवर्ती सूची? पढ़ने आए हो ना, यहां हम पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां क्या देख रहे हो? मतलब खेल रहे हो? अभी यहां भी खेल रहे हो। हम जो खिला रहे हैं उसको खेलो, मजा आएगा इसमें। तो देखिए, तो जब हम बात करते हैं तो ये हमारे विषय वस्तु हैं। और शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र में जो 97 विषय हैं, इसमें केंद्र मालिक है, कानून वही बना सकता, वही बना सकता। राज्य में राज्य मालिक है, किंतु समवर्ती सूची में दोनों मालिक है, और दोनों मालिक में भी केंद्र की संप्रभुता दिखती है। कैसे? तो अगर राज्य ने उस विषय पे कानून बनाया है और केंद्र भी कानून बना रही है, किसका चलेगा? देखिए, राज्य अपने शून्य हो गया, वो अलग चीज आएगा, उसको हम बाद में बताएंगे। तो आप देखिए, ये सारी चीजों की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक राष्ट्र को, यानी भारत का संविधान संघात्मक चरित्र को दर्शाता है। कह सकते हैं ना जी? हाँ यार कृष्णा, क्या हो गया? यानी आप देखिए कि जब हम संघात्मक चरित्र को दर्शाते हैं, ठंड लग रही है आपको? हाँ मतलब हाथ उठ जाता है, इसलिए ये भी बेचारे पकड़ के बैठे हुए हैं। स्थिति तो ये है आप लोग का। हाँ, क्या बोलो? कुछ बोलना चाहती हो? बोलो। हाँ, वेरी गुड। फिर बैठे कैसे? अधिकारी जैसे बैठते हैं वैसे। देखो ये कैसे बैठे हैं, हाथ नहीं नहीं, स्टैचू नहीं बनना है। देखो ये कैसे बैठे हैं, हाथ आगे करके आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। ठीक है? तो ये सारे संघात्मक के चरित्र हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक चरित्र दर्शाता है, किंतु पूर्ण तरीके से नहीं, जैसे अमेरिका दर्शाता है। इसके अलावा, इसके विपरीत हमारे पास एकात्मक चरित्र भी है ना? एकात्मक चरित्र है ना, है कि नहीं जी? तो जब हम एकात्मक चरित्र की बात करते हैं तो सबसे विशिष्ट बात, सबसे अच्छी बात, अभी देखिए यहीं से हम आपको समझा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत है। हमने संघ बताया, संघ से हम एक निकाल लेंगे, एकात्मक का चरित्र निकालेंगे। कैसे? केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है, सबको अधिकार है अपने अपने विषय में कानून बनाने का, किंतु अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दे दी गई है। अवशिष्ट शक्ति यानी स्पेशल पावर कि कौन सा विषय किसमें जाएगा वो निर्धारित कौन करेगा? तो जब केंद्र करेगा तो क्या हो गया? उसके बाद राज्यों में राज्यपाल है, बोलो ना हाँ या ना, है ना? उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति केंद्र के मोहरे पे करते हैं, इसलिए वो कौन सा हो गया? हमारे देश में निर्वाचन होती है, किया जाता है निर्वाचन प्रक्रिया। भाई निर्वाचन से तो सब कुछ जाते हैं, भले आप लोग वोट ना दे, ठीक है, मत ना दे वो अलग बात है, किंतु निर्वाचन आयोग है, वो देश का निर्वाचन कराता है, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का निर्वाचन कराता है। उसको नियुक्त कौन करता है? एकात्मक चरित्र। जो सिंपल सिंपल अभी बता रहे हैं, अभी आपको ऐसा नहीं बता रहे कि आप सुन के पगला जाए। अभी स्थिर रहिए। जीतू ठीक है? हाँ। तो आप देखिए कि ये सारे चरित्र एकात्मक है, किंतु ये प्रश्न में लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर बच्चा ये लिखेगा। आपको अगर नंबर पाना है तो कुछ हम अतिरिक्त करेंगे, कुछ विशिष्ट करेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे, तब जाके नंबर मिलेगा। तब जाके नंबर। यहां देखिए ना जी, यहां पढ़ा रहे हैं, उनको क्या देख रहे हैं बाहर? मेहनत हम करें और बाहर आप देखिएगा, हद हो गया। देखिए, आइए जाइए बाहर, देखिए आप लोग। इसी को कहते हैं रिदम टूटना।
इसको पढ़ाने का फ्लो कहते हैं। अब हमारा ध्यान देखिए कितना हम एकाग्र है आप लोगों को पढ़ाने में, और आप लोग है कि बाहर देखे जा रहे हैं। अरे पढ़ाई में ध्यान दो बालक, यहां मिलेगा कुछ, वहां खो जाएगा कुछ। मानती है ना? तब क्या बाहर देख रही थी? हमको पता है। तो अब देखिए, इससे नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कैसे मिलेगा? नंबर पाने के भी वैसा काम करना पड़ेगा कि हमको नंबर दें, आप हम आपको नंबर दें, तो वैसा लिखना भी पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे। हमारे पास संगात्मक चरित्र बता दिया आपको। संगात्मक में मैंने बताया शक्तियों का बंटवारा या विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन। तो ये हमारे पास शक्ति है, विभाजन किया हमने 3 में, यही किया ना। अब जब शक्तियों का विभाजन किया हमने, तो आप देखिए हमने आपको बताया कि राज्य जो है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना दूरदृष्टि थे। ओ हो, क्या बोले आपको कि उन्होंने इतना अच्छा से संविधान का एकात्मक चरित्र बताया है कि राज्य चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने क्या किया कि राज्य मर भी जाए तो भी केंद्र के विषयों में कानून नहीं बना सकता, किसी भी परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में अगर राज्य चाहे ना, तो केंद्र के किसी भी कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या कानून निर्माण नहीं कर सकता। यह हमारा संगात्मक चरित्र को दर्शा रहा है, यानी केंद्र स्वतंत्र, राज्य स्वतंत्र। यही कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, किंतु इसी को एकात्मक में डाल देते हैं। देखिए इसी को एकात्मक में डाल रहे हैं। कैसे? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है कि असाधारण परिस्थिति में, साधारण नहीं, कौन सा असाधारण, मतलब आप समझिए कि ऐसी परिस्थिति कभी कभी उत्पन्न हो सकती है। तो असाधारण परिस्थिति में केंद्र जो है राज्य के विषयों में हस्तक्षेप कर देगा। तो जब केंद्र राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करेगा तो वो एकात्मक चरित्र दिखाएगा कि नहीं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि ये स्वतंत्र और ये दोनों मिलकर यहां कानून बनाएंगे, किंतु अभी हमने इसी को देखिए कैसे घुमाया है। ये स्वतंत्र है, यानी ये केंद्र एक शक्तिशाली देश, शक्ति का प्रदर्शन करता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके राज्यों में क्या कर रहा है कि उनके विषयों में असाधारण परिस्थिति में कानून। कौन शक्तिशाली हुआ? तो जब वो शक्तिशाली हुआ तो एकात्मक हमारा ज्यादा दिख रहा है ना। और इसके बाद आप देखिए, तो अब आप कहिए कि सर कौन कौन से अनुच्छेद में ये हो जाएगा? सर हम लोग ऐसे करते हैं ना, इसको भी यहां हटाते हैं। इसमें असाधारण परिस्थिति, जैसे हमने आपको बताया केंद्र सूची है, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? हाँ, राज्य सूची में 61, वर्तमान में 61 है। हमने आपको संशोधन करके बताया था कि वर्तमान स्थिति क्या है। अब ये असाधारण परिस्थिति में ये हस्तक्षेप करेगा और इसमें कानून बनाएगा। तो कानून असाधारण परिस्थिति में अगर केंद्र बना रही है तो उसके लिए अनुच्छेदों का वर्णन है, अनुच्छेद है, धाराएं बनाई गई हैं। कौन सी अनुच्छेद है? 239, पहला अनुच्छेद 239, 249। इस अनुच्छेद में क्या कहता है पॉल साइंस? 249 लिखे हैं, 49, ठीक है 249। बोल में मत जाओ, जो चल रहा है उसको देखो। हाँ क्या है कविता? 249 में क्या है? तो वो तो सब में बना सकती है। क्या है 249 में क्या है भाई? 249 में क्या है? अधिकार तो है, कुछ होगा तभी ना बनाएगी।
नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित के लिए। किंतु यह बताया नहीं गया कि ये 61 विषय में कौन सा विषय राष्ट्र हित के लिए है। वो निर्धारित कौन करेगी? केंद्र करे। इससे यह संबोधित हो रहा है कि वो किसी को भी बोल देगी कि ये राष्ट्र हित के लिए हम इसमें कानून बना रहे हैं। बोल सकती है ना जी। जब आपने हमको कहा नहीं कि ये विषय जो है कृषि है, आपने हमको कहा बताया, आप हमको बताए नहीं कि सर कृषि जो है, कृषि में ये कानून बना रही है तो वो राष्ट्र हित के लिए, ऐसा तो आपने बताया नहीं। आप तो बोल रहे हैं कि असाधारण परिस्थिति में जो ये राज्य है, केंद्र है, वो राज्य में कानून बना सकती है, तो 61 विषय को, किसी भी विषय को वो मान सकती है कि वो किस हित के लिए है? राष्ट्र हित के लिए मान सकती है ना बालक। भाई केंद्र के ऊपर ही निर्भर होता है, ये हम जानना चाहते थे आपसे। ठीक है, एमए पॉल साइंस ये जानना चाहते थे। तो राष्ट्रीय हित के लिए है, तो आपने हस्तक्षेप कहां किया है? कहां पे आपने हस्तक्षेप किया है? केंद्र ने किसके विषय में हस्तक्षेप किया है? राज्य के विषय में किया है। तो यह विधेयक सबसे पहले कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। जी समझ में आया आपको? हाँ, तो थोड़ा चेहरे में आप लोग ऐसा दिखाइए कि कुछ समझ में आ रहा है। दुखी आत्मा की तरह बैठे हुए हैं आप लोग। देखिए तो हम कितना हंसते खेलते आप लोग बताते रहते हैं चीजें, और आप लोग दुखी आत्मा की तरह बैठे रहते हैं। जीतू थोड़ा हंसा करो यार, ऐसे लगता है कि हम पूछ के जैसे लग रहा हम समाधि में चले गए हैं। थोड़ा सा आप लोग भी ऐसा दर्शाइए कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपके फेस एक्सप्रेशन पर्सनालिटी का 60 नंबर होता है, और जिसके चेहरे पे बोल्डनेस आएगा, मतलब चेहरा दिखने से लेके हाँ लड़का या लड़की ठीक है हंस रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस हो गया, बाप रे इंटरव्यू देने जा रहे, पता से क्या हो जाए, 2-4 प्रश्न किया तो हम बेहोश हो जाए, ऐसा चेहरे से दिख जाता है। ठीक है, तो वहीं से आपको नंबर गलत मिलने लग जाते हैं। आई बात समझ में जी? हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता है, हाँ होता है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा चेहरे पे बोलने से नंबर लाना है आपको, तो नंबर लाने के लिए, खींचने के लिए आपको तरीका पता करना पड़ेगा। नंबर मिलते नहीं है, लिए जाते हैं जबरदस्ती। ये सब जबरदस्ती के तरीके हैं। आई बात समझ में जी? ऐसे नहीं, ठीक है, यहां कथकली भारतनाट्यम नहीं चल रहा है, गर्दन टेढ़ा हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये 249 में राज्यसभा को अधिकार है कि ये विधेयक राज्यसभा में लाया जाएगा और विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी, यानी वो बहुमत क्या है? वो बहुमत कहता है कि कम से कम 2/3 सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले का 2/3 होना चाहिए। और ये अगर यहां से पास होगा तब ये कहां जाएगा बालक? बोलो जी। राज्यसभा जब बता दिए तो अब दूसरा सदन कौन सा होगा? तो यार वहां जाएगा। बड़ा विचित्र बात हो जा रहा भाई। तो ये जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा भी अगर उसे पारित कर देती है इसी विशिष्ट बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से, तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? बोलो क्यों बाध्य है? किताब से पढ़ ली हो, यही आके उल्टी कर दी यहां पे। समझना पड़ेगा क्यों बाध्य है। जो भी विधेयक 2/3 बहुमत से पारित होगा उसके लिए वो बाध्य है। जो विधेयक साधारण बहुमत यानी 50% से ज्यादा बहुमत से पारित होगा उसके लिए वो बाध्य हो भी सकते हैं। इसीलिए उन सब विधेयकों के लिए वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना वीटो का प्रयोग करते हैं। अत्यांतिक वीटो, पूर्ण वीटो और जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, उसका प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो वो साधारण बहुमत में, किंतु यहां वो कतई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विशिष्ट विधेयक से पास किया गया। 2/3 साधारण नहीं है लाना।
हाँ, तो अब देखिए ये जब पारित हो गया और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए, तो ये राष्ट्रहित का विषय 1 वर्ष तक के लिए लगा रहेगा। 1 साल तक वो कानून बना रहेगा, यानी वो पूरे भारत में लागू होगा। किंतु अगर केंद्र सरकार चाहती है कि इसे फिर से करें, तो फिर से करने के लिए इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और इसकी अवधि लोकसभा, राज्यसभा, संसद द्वारा पारित करने के बाद इसकी अवधि हर समय कितनी रहेगी? 1 वर्ष बाद अगर संसद कुछ नहीं कर रही है, अपने आप वो समाधि ले लेगा। ठीक बोल रही हैं, अपने आप खत्म हो जाएगा। यही बात समझ में जी? ये आपके पीछे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? राहुल, समझ में आ रहा ना? हाँ, ये ऐसे क्या था, आप हाँ भी कह सकते थे, ऐसे करके बताने का क्या जरूरत है? यही आप लोग का लक्षण जो है ना, बर्बाद कर दिया है। इसके बाद देखिए 250 है। 250 क्या कहता है? एमए पॉल साइंस। कल तो वहां किताब खोल के टाइप कर करके खूब लिखे जा रही थी, हम समझ रहे थे। नहीं, हम समझते हैं। अभी आज वहां रहती तो बहुत अच्छे से लिख दी होती आप। लक्ष्मीकांत रखी है घर में, होगा ये आपके पास, है ना? हमको पता था कि एमए कर लियो तो लक्ष्मी जी तो रहेंगी। 250 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है, तो आपको बता दें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 से, किंतु हम किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? देखो तो विडंबना है कि सर 352 से तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आप 250 में सिखा रहे हैं। तो सिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बालक, कोटा से आए हो ना, तो खोटा रहोगे। ठीक बोल रहे हो। 250 कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगा हुआ है, तो जितने भी राज्य सूची हैं, कौन सी सूची? ये समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो जाएंगी अपने आप। और उस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। देखो तो, केंद्र सरकार बनाएगी। तो देखो तो कृष्णा सोच रहे हैं कि सर जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया और राज्य सूची को केंद्र सूची में जाना चाहिए था, सर ये समवर्ती सूची में क्यों गया? ऐसे सोच नहीं रहते, हम इनकी सोच को बढ़ा रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना? प्रश्न गलत तो नहीं है जी? हाथ उठा रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना? क्या नाम है आपका? अंकित। तो अंकित ऐसा है, मानते हैं ना जी ऐसा? तो यानी जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगा हुआ है, तो 250 एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब अपना काम करना चालू कर देता है। और 250 के तहत क्या होता है कि राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो जाता है, कंकरेंट लिस्ट में। क्यों? केंद्र सूची में क्यों नहीं जाता? खाली यही पढ़ के आए हो कि नहीं पता नहीं पता नहीं पता? अब बोलो बालक, दोनों एक ही साथ पढ़ते हो जी? आपको भी नहीं पता होगा जब ये अच्छा, क्योंकि एकात्मक चरित्र दशा। हाँ जी, क्यों ऐसा? आवाज नहीं है, बोलिए। पता नहीं, घर का एड्रेस पता है ना? वो क्यों पता है, ये क्यों नहीं पता? ये आपके जीवन से ज्यादा जरूरी अभी पड़ चुका है। हाँ बोलिए। करंट लग गया? कविता? हाँ कविता बोलो। अरे राज्य कैसे बनाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है? तो विधानसभाएं को निलंबित कर दिया जाता है, तो राज्य कैसे बनाएगा?
वो अपने आप राज्यसभाएं निलंबित हो जाती हैं। मुख्यमंत्री हैं किंतु काम नहीं करेंगे। तो आप देखिए, जब हम ऐसे ऐसे परिस्थिति की जब हम बात करते हैं, इन सब परिस्थितियों की जब बात करते हैं, तो इन सब परिस्थितियों में होता क्या है कि अगर वो केंद्र सूची में चला गया, ऐसे पहले मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बार बार नहीं बताएंगे। अभी ये 2 4 5 दिन और स्लो क्लास चलेगा, इसके बाद थोड़ा पेस तेज हो जाएगा। कि यही पेस ठीक है? नहीं, आपके लिए ठीक नहीं, पढ़ते हो नहीं तो यही ठीक रहेगा ही। किताब खरीदे हो? कल बताए थे तो। कहां? ये हमको क्या दिखा रहा हूं? वहां क्या है? देखो तो, सामने गेट है। कहां से ले आए हो? तो ये बोलो ना कि संस्था ने हमें किताब दे दिया है सर, वहां से ले आए हैं। वहां क्या है? दूसरी बिल्डिंग। अरे तरीका सीखो यार, अधिकारी बनने आए हो। हम आपसे एड्रेस नहीं पूछे कि वहां है। हाँ, तो आप देखिए, यानी अगर राज्य सूची, फेंक दीजिए पानी, कोई नहीं चलेगा, मौसम ठीक है, गर्मी है, तुरंत सूख जाएगा। तो आप देखिए कि केंद्र सूची में अगर वो विषय चला गया और देश में राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया गया, तो अगर केंद्र में चला गया तो क्या राज्य उसके ऊपर कानून बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि वो केंद्र में चला गया तो अब केंद्र ही उसका मालिक बन गया। आई बात समझ में? इसीलिए समवर्ती सूची में है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया तो राज्य सरकार समवर्ती सूची में तो कानून बना ही सकती है, साधारण परिस्थिति में तो बना ही सकती है, तो अपने विषय में बनाएगी, 61 विषय में बनाए। किंतु अगर यही केंद्र में चला जाता तो उसको बनाने का अधिकार, तो इसलिए नहीं किया गया, बहुत सोच समझ के किया गया। ये समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा आपको? ऐसे ऐसे कर, हाँ तो बोलिए आ रहा है, ऐसे ऐसे क्या है? इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 अनुच्छेद कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या 1 से अधिक राज्य मिलकर, क्या कर, हाँ, मिलकर अपने विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का कोई भी विषय, राज्य सूची का कोई भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। और केंद्र सरकार अगर कानून बनाएगी तो वो उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने केंद्र सरकार से निवेदन किया विधेयक पारित कराकर। नहीं समझ में आया? कितने को नहीं आया बताओ, हाथ उठाओ। नहीं आया बालक? अरे बोलो ना, आया कि नहीं? आ गया? जरा समझाओ तो सबको। आओ इधर, आओ इधर, इधर इधर इधर, आओ इधर इधर, आओ समझाओ। समझ में आ गया? तो समझाने में दिक्कत हो रही है? ये आपका डर है, ये आपका डर है, समझे? इसको बाहर निकालिए। यहां सुनने आए हो, ठीक है, सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखना पड़ेगा। यानी मान, नहीं समझ में आया? थोड़ा देर बैठो, तो इधर बैठो। सरकार 377 लीगलाइज कर दी है, तो दूर रहने के लिए, ठीक है, चलो इधर 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 रखो, रखो, अभी पढ़ाएंगे, वो हमारे विषय वस्तु में है, रखो। देखिए, जब हम बात करते हैं, बैग इधर रखो ना यार आप, दिखता नहीं है? लालटेन मतलब चश्मा लगा लो, दिखता नहीं है, फर्स्ट बेंच में बैठ के इनको दिखता नहीं है। तो आप देखिए, जब हम बात करते हैं 252 की, तो जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए राजस्थान, गुजरात,
और कोई राज्य बताओ। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड यहाँ है। कुछ भी बोल दे रहे हो यार आप लोग। से राज्य का मतलब दे देना, भारत की बात कर रहे हैं, देश से विदेश जा रहे। अच्छा चलो, हम मानते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये तीनों राज्य, तीनों राज्यों को ऐसा लगता है कि सिंचाई के संदर्भ में कोई एक बांध बनाया जाए, डैम, उस डैम से हम तीनों राज्य को फायदा हो। तो उसके लिए ये क्या करेंगे कि केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, तीनों राज्य विधेयक पारित करके, और उसमें लिखा होगा कि इस विषय पर, जिस पर हमने भेजा है, राज्य सूची के उन विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाई जाए। केंद्र उसको स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। अगर स्वीकार कर लिया तो केंद्र क्या करेगी कि उस 100 विषय में से जो विषय को बारे में ये लोग बोल रहे थे उस पर कानून बना देगी। वो कानून केवल उन राज्यों पे लागू होगा जिन्होंने केंद्र से निवेदन किया है, यानी इन तीनों पर, और किसी पे लागू नहीं होगा। जैसे दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये एक परियोजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, ठीक है। ये परियोजना केंद्र सरकार द्वारा, इस परियोजना के से 3 राज्यों को लाभ होता था। दामोदर नदी ही खुद बंगाल में है, तो बंगाल पहला, झारखंड, बिहार। तो अब क्या है, तो उस वक्त तो झारखंड ही था, उड़ीसा मान लो। तो जब ये परियोजना लाई गई तो सिंचाई, बिजली, इससे जो उत्पन्न होती थी, तो ये राज्य अपने में मतभेद कर ली कि हमें इतना मिलना चाहिए, हमें इतना मिलना चाहिए। तब अंत में इन लोगों ने केंद्र से निवेदन किया कि आप इन विषय पर कानून बनाए, हम लागू करेंगे। और केंद्र ने कानून बनाए, आज भी उनके ऊपर यह लागू है। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको कहते हैं अनुच्छेद 352, सॉरी 252। ये अब समझ में आया बालक? ऐसे मत बोला करो। हाँ बोलो बालक, किसको नहीं समझ में आया? अब क्लियर है। इसके बाद हमारे पास है अनुच्छेद 253, 253, 253। 253 अनुच्छेद कहता है कि यदि राज्य विषय, राज्य के कोई भी विषय, राज्य के अगर कोई भी विषय की अगर हम बात करते हैं, इन राज्य के कोई भी विषय अगर अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, केंद्र सरकार उन विषय पर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि कर रही है तो राज्य उसको मानने के लिए बाध्य है। नहीं समझ में? आप लोग घर पे रहती हो कि पीजी में रहती हो? तो ऐसे ही बोलती होगी, इसका मतलब यही आदत है आप लोग का। आप भी घर पे, रूम मतलब पीजी, अरे फ्लैट लेकर रहती होंगी ना, यही ना? तो ये आदत छोड़ दो, देख लो। कोई, हाँ ये कहो कि सर ये आदत धीरे धीरे प्रयास कर रहे सुधारने का। आदत बनी है तो क्या करें? जाओ छत से जंप मारो, क्या करें? तो आप देखिए कि 253 कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई भी राज्य सूची में अंतरराष्ट्रीय संधि की गई है तो राज्य उसका प्रतिरोध नहीं करेगी। राज्य उसका क्या नहीं करेगी? प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध। ओके, प्रतिरोध नहीं करेगी। इसके बाद अनुच्छेद 356, 356 क्या बालक? हाथ उठा रहे, बोलो। पढ़ने की जरूरत नहीं, दिमाग में छेद करने की जरूरत है, तब याद होगा। हाँ बोलो, हाथ उठा रहे, बहुत अच्छा लगा। माइंड ब्लोइंग, क्या नाम है आपका जी? मोहित, गजब आपने मोह लिया हमको। चुप रहो, कहो कि नहीं आता है, करते हैं।
ये है राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये राष्ट्रपति शासन है। हर विषय वस्तु अपने में अलग है और आप लोग उसी को समझ बैठे। तो आप देखिए कि इस आधार पर, देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। अब खैर हंसी मजाक की बात में हम क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए। यानी हमारा संविधान एकात्मक चरित्र भी दर्शाता है और संघात्मक चरित्र भी दर्शाता है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान अर्ध संघात्मक और अर्ध एकात्मक चरित्र का है, न पूर्ण संघात्मक न पूर्ण, इसीलिए अर्ध है। यही वजह है कि प्रोफेसर ग्लेन विली ऑस्टिन, विदेशी स्कॉलर, इन्होंने हमारे संविधान को कहा है कि अरे कुछ रखे भी नहीं है यार, खाने पीने को भूख लग गया, इतना ना आप लोग बुलवाए कि भूख लगना ही है। देखो तो कहां से ताकत आएगा। तो प्रोफेसर ग्लेन विली ऑस्टिन ने कहा है कि भारत का संविधान जो है वो संघवाद को नहीं, संयुक्त संघवाद को दर्शाता है। ठीक उसी तरह से प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा है कि भारत का संविधान अर्ध एकात्मक और अर्ध संघात्मक है, किंतु हमारे विधिक मंत्री द्वारा, कानून द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय संविधान संघात्मक चरित्र, सॉरी, एकात्मक चरित्र का है। वहीं हमारे दुर्गादास बसु ने कहा है कि भारतीय संविधान संघात्मक चरित्र को दर्शाता है। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि हमारा संविधान सामान्य तौर पर संघात्मक है किंतु असाधारण परिस्थिति में एकात्मक है। असाधारण परिस्थिति मतलब देश में जब आपातकाल लग जाएगी तो असाधारण है, वरना सामान्य तौर पर क्या है, संघात्मक। ये पहला विशेषताएं जो हैं हमारे संविधान की हैं। दूसरी विशेषताओं में जब हम बात करते हैं तो एक हो जाता है लिखित और एक अलिखित संविधान की विशेषता देखनी पड़ती है कि लिखित में क्या ऐसा है और लिखित में क्या नहीं ऐसा है। आई बात समझ में? हमारे ख्याल से कुछ लिखना भी चाहिए। लिखो, हमको मालूम था, ये सब हम बहुत जानकारी रखे। क्या नाम है आपका? देखो आप हमको ना एक बार नहीं कई बार आपको बताना पड़ेगा। जो अभी हम आपको पढ़ाए याद हो गया? कई बार पढ़ोगे तो याद होगा। हाँ, वैसे आपका नाम है हमारे लिए, क्या नाम है? फैजान मोहम्मद। तो देखो अभी 10वीं पास किए हो ना?
हाँ, तो अभी मान के चलो कि आप क्लास 1 में अभी अपना दाखिला कराए हो। ये तैयारी जो है आपको ये बताएगा कि आप क्लास 1 में अभी दाखिला कराए हैं। तो क्लास में बैठने के भी अपने एक तौर तरीके होते हैं। जब से बैठो तब से छटपट छटपट किए जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, उसको भी रोकना पड़ेगा। लिखिए, लिखिए, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, इनकी बातों को दूध भात है। लिखिए, संवैधानिक प्रावधानों द्वारा, संवैधानिक प्रावधानों द्वारा भारत एक ऐसा संघ है जिसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। भारत एक ऐसा संघ है जिसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो इसे परिस्थितियों के अनुरूप संघात्मक और एकात्मक का, ज्यादा तेज हो रहा है, एक लाइन को 3 बार बोला करें। ये क्या हम एबीसीडी पढ़ा रहे हैं? लिखिए, संवैधानिक प्रावधानों द्वारा भारत एक ऐसा संघ है, देखिए ना जी, ऐसा संघ है जिसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। बहुत तेज है, लिखने में तेज है, याद करने में थोड़ी। जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इसे परिस्थितियों के अनुरूप संगात्मक और एकात्मकता, परिस्थितियों के अनुरूप संगात्मकता एवं एकात्मकता का उपयोग करने की छूट, का उपयोग करने की छूट देती है। केंद्र के समान, केंद्र के समान राज्यों को अपने शासन के लिए, केंद्र के समान राज्यों को अपने शासन के लिए उत्तरदायी, उत्तरदायी पूर्ण, उत्तरदायी पूर्ण बनाया गया है। उत्तरदायी पूर्ण बनाया गया है। हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या संविधान क्या है वो नहीं लिखवाया ना मैंने? वो हम, बहुत 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 दुख है कि हम पहले बता चुके थे और आप लोग उसको बता नहीं पाई, तो इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। फिर भी आप लोगों के, आप लोगों का कदर करते हुए ये संगात्मक एकात्मक लिखवाने के बाद वहां लिखवाएंगे संविधान क्या है, ताकि आप उसको पढ़ ना पाए। ठीक है, लिखिए। जब लिखवा रहे थे तब क्यों नहीं बोली कि सर संविधान क्या है वो भी लिखवा दीजिए? या हाँ, ऐसे ही याद आएगा, चलते चलते याद आएगा। लिखिए, मगर लिखवाएंगे तो केवल आप ही को लिखवाएंगे और किसी को नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि किसी को उससे मतलब है नहीं, आपको ही लिखवाएंगे। हाँ लिखिए, यद्यपि इसकी पूर्ति, यद्यपि इसकी पूर्ति के लिए उपलब्ध, उपलब्ध संसाधनों पर केंद्र का अधिक, केंद्र का अधिक अधिपत यानी अधिकार और पर्याप्त नियंत्रण है।
देखिए, संसद को यह अधिकार है कि कानून बनाकर राज्य को विभाजित करे, या दो राज्य या उसके भागों को मिलाकर एक नया राज्य बना सके। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है। या किसी भी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह ध्यान योग्य है कि, नेक्स्ट पैराग्राफ, यह ध्यान योग्य है कि भारतीय संविधान का चरित्र न ही पूर्ण संगात्मक है। भारतीय संविधान का चरित्र न ही पूर्ण संगात्मक है जैसे अमेरिका में पाया जाता है। जैसे अमेरिका में न ही पूर्ण संगात्मक है जैसे अमेरिका में पाया जाता है, या पूर्ण एकात्मक है जो कि ब्रिटेन में पाया जाता है। हाँ, बन जाएगा। बिल्कुल नहीं चाहेगा राजस्थान, बिल्कुल नहीं। हमारे देश में अभी अनुच्छेद नहीं पढ़ा है ना। हमारे देश में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु राज्यों को तोड़ा जरूर जा सकता है। क्या नाम है आपका? कीर्ति। देखो कीर्ति, जब भारत हमारा जब हम देश से हमारा देश आजाद हो गया था ना, तो उस आजाद देश में बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे पहली समस्याएं जो मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही थी, वो समस्याएं थी जमींदारी प्रथा। ठीक है, तो जमींदारों के पास जो उस वक्त जमीन हुआ करते थे, वो कई 100,000 एकड़ जमीन हुआ करते थे। ठीक है, तो उसको उनके प्रभुत्व को खत्म करने के लिए क्या किया गया कि भूमि सुधार कानून लाया गया और धीरे धीरे उनके प्रभुत्व को खत्म किया गया। ठीक इसी तरह से राज्य जो था, पहले अगर आप देखिएगा तो मद्रास जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रांत था। लगभग उत्तर दिशा में जितने भी राज्य थे सारे उसमें सम्मिलित थे। तो एक इतना बड़ा राज्य राष्ट्र के लिए खतरा हो सकता था।
तो इसलिए क्या किया गया, उसे खंडित करके छोटा किया गया ताकि संचालित अच्छे से किया जा सके। बड़े राज्यों की संचालन व्यवस्था में भी दिक्कत आती है। ठीक इसी तरह से आप देखिए, पंजाब से हरियाणा निकला, पंजाब से दिल्ली निकला, ये समस्याएं जो हैं इसलिए निकाला गया क्योंकि वहां विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र से भी विभाजित किया गया, अलग किया गया गुजरात को। जी, पहले अंग्रेज एक ही में न रखते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1956 में लेकर आए ना, तब राज्यों का फिर से हमने पुनर्गठन किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त बनाए गए। और उसके बाद समय के साथ हम लोगों ने क्या किया कि और विभाजन, राज्यों को और तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते आज हम 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सपना देख रही हैं? तो फिर लक्षद्वीप, सॉरी, फिर आपको लद्दाख भी हो जाएगा। तो 7 था पहले, 2 हो गया तो 9 हो गया, तो हम तो 8 बताए हैं। कविता, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 9 है, देख लो। हमने 8 बताया, इसका मतलब हम गलत बता दिए। इससे ये वेरी गुड, ऐसे सोचना पड़ेगा कीर्ति, और सोच भी सही समय पे निकलनी चाहिए। इतना लेट से नहीं आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। जी, 9 थे, किंतु दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को संयुक्त कर दिया गया, उसे जोड़ दिया गया, तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, इसलिए 8 हैं। आई बात समझ में? क्यों तोड़ा जाता है? बड़ा तोड़ने और फोड़ने का विचार दिमाग में चलता है कि क्यों तोड़ा गया है। हाँ, लिखिए, क्या लिखे जी आप लोग? जो ब्रिटेन में पाया जाता है, लिखिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का संविधान को इस तरह संविधान को इस तरह तैयार किया जिसमें संगात्मक एवं एकात्मक दोनों चरित्र पाए जाएंगे। थोड़ा तेज बोले, धीरे? क्या धीरे करे? आवाज धीरे करे कि स्पीड धीरे? गति। तो ये कहो ना कि सर थोड़ा गति धीरे कीजिए। हाँ, क्या लिखा जी आपने? संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण इस तरह किया कि इसमें संगात्मक एवं एकात्मक दोनों चरित्र पाए जाएंगे। यार, चाय वगैरह कुछ भी नहीं दोगे आज? हाँ, तो हरा टी, अब क्लास खत्म हो रहा है तो आप ला रहे हैं यार। अब क्या यार, ये सब वही बात, जो भी पिला दीजिए, आप लोग का ही इच्छा। एक दिन तो जाना ही है, जल्दी या पहले जाना ही है। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। भारतीय संविधान, हेडिंग मत दो, उसी में लिखो भारतीय संविधान की अग्रलिखित विशेषताएं। उसी में लिखो, अभी हेडिंग मत दो, अभी उसमें लिख लो भारतीय संविधान की अग्रलिखित विशेषताएं। अग्रलिखित, आगे जो लिखेंगे उसका उसमें दिखेगा विशेषताएं। अग्रलिखित, निम्नलिखित, हाँ, जो भी पर्यावाचित बहुत है, वो भी तो पढ़े नहीं हम लोग। हाँ, लिखिए, अब हेडिंग दीजिए, भारत में संघात्मक शासन के लक्षण। भारत में संघात्मक शासन के लक्षण। ठंडा देने का आप भी महान है, पानी भी ऐसा लगे कि पी ना पाए हम। भारत
में संघात्मक शासन के अक्षण नहीं लक्षण। हाँ लिखिए, होता है धीरे धीरे आप लोग बोलिए तो ऐसे अर्थ का अनर्थ होगा। इसके अंदर लिखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लगभग, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लगभग सभी लक्षण विद्यमान हैं। लगभग सभी लक्षण विद्यमान हैं। यद्यपि आपका गुण ठीक नहीं लग रहा है। यद्यपि उनका स्वरूप यहां की परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया है। ये लक्षण इस प्रकार हैं। लिखिए, संविधान की सर्वोच्चता, पहला पॉइंट। संविधान की सर्वोच्चता। यार थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, क्या चाहते हो? प्राण यहीं तक दे। हाँ लिखिए, भारतीय संविधान मतलब संविधान की सर्वोच्चता नहीं, सर्वोच्चता। हाँ सर्व, अभी 12वीं में हो ना? अब वो तो हम जा, हाँ ठीक है लिखो। संघात्मक शासन की एक अनिवार्यता संघात्मक शासन की, कॉलेज का लक्षण जाएगा थोड़े, छूट गया तुरंत देख लें। संघात्मक शासन की एक अनिवार्यता होती है जिसे हम संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपनाया है। सर्वोच्चता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपनाया है। भारत में संघात्मक लक्षणों को संविधान द्वारा ही स्पष्ट किया गया है। भारत में संघात्मक लक्षणों को संविधान द्वारा ही स्पष्ट किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों का शासन, केंद्र और राज्य दोनों का शासन, केंद्र और राज्य दोनों का शासन, प्रशासन, विधि निर्माण, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना
संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना आवश्यक है। नेक्स्ट, लिखित एवं कठोर संविधान। दूसरा, लिखित एवं कठोर संविधान। आप लोगों के पास मैसेज आता है कि किसका क्लास है? आपका मोबाइल का नंबर उनमें इनरोल नहीं होगा, उसमें आप नहीं होंगी, ग्रुप में नहीं होंगी व्हाट्सएप वाले में, इसलिए नहीं आता है। ठीक है, जाके इनरोल करवा लीजिएगा। तो उसमें संभवतः मेरा नाम तो बताता ही होगा। ठीक है, तो दिलखुश पूछ रही है कि सर आपका नाम क्या है। तो दिलखुश, ऐसा है कि आपके पास जो मैसेज आता होगा उसमें मेरा नाम बाकायदा लिख के आता है, और हाँ, उसमें पूरा नाम नहीं आता है, आधा अधूरा आता है, पूरा बता देते हैं। मनोज कुमार दुबे। तो ये मान के चलो कि डुबाने नहीं आए हैं, ठीक है, उबारने आए हैं। ठीक है, लिखिए, लिखित और या लिखित एवं कठोर संविधान लिखिए, लिखिए ना जी। हाँ, हाँ, कठोर नहीं, कठोर। हाँ, संघात्मक शासन के लिए, संघात्मक शासन के लिए लिखित और कठोर संविधान की जरूरत होती है। जो भारत में है, जो भारत में है, ऐसे संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार, ऐसे संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार, कौमा, कार्य, कार्य दायित्वों का स्पष्ट उल्लेखन होता है। उल्लेखन होता है या उल्लेखित होता है, हां, ताकि विवाद होने पर उनका निपटारा किया जा सके, ताकि विवाद होने पर विवाद होने पर उनका निपटारा किया जा सके। इसी प्रकार संविधान संशोधन की दृष्टि से, इसी प्रकार संविधान संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान कठोरता को दर्शाता है। कठोरता को दर्शाता है, अर्थात संशोधन करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। काफी जटिल है, और यही वजह है कि आजादी से लेकर अब तक, आजादी से लेकर अब तक भारतीय संविधान में केवल 3 बार ही संशोधन किए गए हैं। तीन बार ही संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट, वो गिरेगा, कोई बात नहीं।
केंद्र राज्यों केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी शक्तियों का विभाजन भी संघात्मकता का प्रमुख लक्षण है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। जिसमें केंद्र एवं राज्य अपने सूचियों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्ति विभाजन के लिखिए, शक्ति विभाजन के फलस्वरूप केंद्र राज्य या राज्य आदि के मध्य राज्य लिखिए ना जी, हाँ बीच में स्पेस दे देना। जब राज्य लिखोगे ना, राज्य बीच में स्पेस देना, फिर राज्य लिखना। राज्य आदि के मध्य विवादों की संभावना बनी रहती है। आदि के मध्य, अदरक मत लिख देना, आदि के मध्य विवादों की संभावना बनी रहती है। इसलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक शासन व्यवस्था में अनिवार्य होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में अनिवार्य होती है। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका या विधायिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। व्यवस्थापिका के नियंत्रण, फिर बाहर देख रही हो, व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवादों को निपटाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवादों को निपटाता है।
संविधान की व्याख्या करता है। संविधान की व्याख्या करता है और इस प्रकार संघीय ढांचे के संतुलन को बनाए रखता है। संघीय ढांचे के संतुलन को बनाए रखता है। कितना पॉइंट लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट लिखिए, लिखिए नेक्स्ट, संशोधन प्रक्रिया। 5वां नंबर लिखो ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट 4 लिखियो ना, तो उसको 5 कर दो। जैसे लिख रही हो उसको लिख लो। संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और यह संशोधन केवल केंद्र या राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह संशोधन केवल केंद्र या राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह संशोधन संघात्मक चरित्र को दर्शाता है। यह संशोधन संघात्मक चरित्र को दर्शाता है, अर्थात पहले केंद्र द्वारा इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और फिर 50% राज्यों को साधारण बहुमत से पारित किए गए केंद्र के नियमों को विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में पारित करना होगा। इसके बाद हम कल लिखेंगे। अभी एकात्मक बचा हुआ है।